अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी का बोझ इतना भारी है कि उस हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात जो है पीपल्स पार्टी, वो अब उस बोझ से जान छुड़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत का लहजा मीठे से तुर्श और तल्ख हम देख रहे हैं कि होता चला जा रहा है और मुसलसल बिलावल साहब की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है तनकीद का PDM की गवर्नमेंट को। बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान उनका ये कहना था कि उस दौरे हुकूमत के अंदर अवाम के मसाइल भला कैसे हल हो सकते थे, क्योंकि सारा फोकस एक हरीफ सियासी जमात को निशाना बनाने पर, उनसे इंतकाम लेने पर था। तो ये सवालात तो फिर खैर बिलावल साहब के लिए भी उठते हैं कि अगर उनके सामने जिस काबीना का, जिस हुकूमती काबीना का वो हिस्सा थे, वहां पर अगर किसी के साथ सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां किसी के खिलाफ प्लान की जाती थी तो वो उस वक्त क्यों नहीं बोले। लेकिन मजीद भी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनके खिलाफ जो इस वक्त इत्तेहाद बन रहे हैं, कुछ उनके हवाले से भी उन्होंने बात की और उनका कहना यह था कि ये इत्तेहाद जो बन रहे हैं, ये मुल्क में सियासत नहीं हो रही, इस मुल्क में सियासत से बात अब आगे चली गई है। सियासी जमातें और ख़ास तौर पे जो पुराने सियासतदान हैं वो अब दुश्मनियों तक उतर आए हैं और सियासत नहीं बल्कि दुश्मनियां पूरी कर रहे हैं। तो अब ये भी हम देख रहे हैं कि जो पुराने सियासतदान हैं, अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो साहब, या जिनका तजर्बा है मुल्क की सियासत में, बिलावल साहब मुसलसल ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको अब सिस्टम का हिस्सा शायद नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने भी कल कुछ गुफ्तगू की थी बिलावल साहब की गुफ्तगू के जवाब में। मजीद उस गुफ्तगू के जवाब में आज बिलावल साहब बात करते हुए फिर से नजर आए और उन्होंने कहा कि अब पुराने सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने मदारिस को जाकर संभालें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए दुआएं करें। शायद इससे ज़्यादा बिलावल साहब को अब लगता है कि जो पुराने सियासतदान हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, उनका कोई किरदार या रोल नहीं रह गया। जब हम बात करते हैं ये जो कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई हो रही है, तो जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल तनकीद की जा रही है और इत्तेहाद जो बन रहे हैं, उनके हवाले से जो बात की जा रही है, निहाल हाशमी साहब ने आज बात की। उन्होंने कहा कि MQM के साथ नून लीग का जो इत्तेहाद है, उसकी वजह तो बड़ी साफ है, उसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की करप्शन है, सिंध में रहने वाले लोगों की बदहाली है। अगर तो सिंध के अवाम के लिए कोई काम किया गया होता तो आज मामलात यहाँ पर नहीं पहुँचते। तो ये जो इस वक्त एक सियासी तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है, जो एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं, कुछ इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ इस मुल्क के अंदर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज़ और कोई किसी एक सियासी जमात में शमूलियत के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि पूरी एक वेव है, एक हवा चल पड़ी है। तो एक और बड़े इंटरव्यू की बाज़गश्त है, कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है तज्जियाकार हैं लियाकत शहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार हैं इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। नज़ीर हगारी साहब मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके भी, आपके वक्त के लिए। सर बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, खबरें रूमर्स बहुत सारे चल रहे हैं, कहते हैं जी एक बड़ा इंटरव्यू होने वाला है या हो चुका है रिकॉर्ड। मलिक रियाज साहब का प्रॉपर्टी टाइकून है, उनका नाम भी आ रहा है और कह रहे हैं जी बड़ा इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू होगा। कोई खबर है सर आपके पास इस हवाले से? ये सवाल इम्तियाज गुल से किया है या मुझसे किया? जी लगारी साहब आपसे किया है, नज़ीर लगारी साहब। कम से कम मैं इससे बेखबर हूँ कि इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है और उस सिलसिले में क्या कहा गया है और किस किस के बारे में कहा गया है। तो उनके दौर में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जो उनके करीब ना रहा हो। जरदारी साहब उनके बहुत करीब थे या वो जरदारी साहब के बहुत करीब थे, ये हम जानते हैं। इमरान खान साहब बहुत करीब थे, इमरान खान साहब के ये बहुत करीब थे, ये हम जानते हैं। ये शरीफ बिरादरान के करीब थे, शरीफ बिरादरान के दौर में इनका कारोबार बहुत परवान चढ़ा, बहुत फला फूला है, वो हम सब जानते हैं। वो किसके बारे में क्या कहते हैं ये हमें मालूम नहीं है। वो अदलिया के बारे में कहते हैं, वो इदारों के बारे में कहते हैं, वो पार्लियामेंट के लोगों के बारे में कहते हैं, सियासतदान के बारे में कहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में कहते हैं या किसी और के बिजनेस के बारे में कहते हैं, ये हमें मालूम नहीं है। और अगर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, जब मंजर आम पर आएगा तो हम भी उस पर बात करेंगे। लेकिन सरेदस्त मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि उन्होंने क्या बातें की हैं। बिल्कुल सर, कुछ अलकाद ट्रस्ट केस के हवाले से, वो अगेन रूमर है लेकिन कहा जा रहा है कि शायद कोई बातचीत उसके अंदर हुई है। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं, जब तक इंटरव्यू नहीं आ जाता उसमें मजीद कोई बात शायद उस तरह करना मुमकिन नहीं होगी। गुल साहब इंटरव्यू हुआ है नहीं हुआ, एक मूड जो समझ में आ रहा है वो ये है कि किसी इंटरव्यू के हवाले से भी इशारा किया जा रहा है, किसी के वादा माफ गवाह बनने की भी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। एंड ऑन द अदर हैंड कल जो हुआ अदालत में साइफर केस के अंदर जेल ट्रायल, पूरा जो ट्रायल था वो सारे के सारे को कलअदम करार दे दिया गया, तोशा खाना के अंदर भी बेल की एप्लीकेशन। तो क्या फील या मूड है इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए आपके ख्याल में? क्योंकि जहां पे ये खबरें आ रही हैं कि इंटरव्यूज हो रहे हैं तो लगता है कि शायद कॉर्नर करने की कहीं से कोशिश की जा रही है, फिर कुछ खबरें आती हैं अदालतों से तो लगता है कि नहीं मामला शायद ठीक ही जा रहे हैं उनके लिए।
जी शुक्रिया। देखिए, जो इंटरव्यू वगैरह की बात है, मुझे नहीं मालूम कि हम इतनी कयास आराइयों पे मबनी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। हम्म। इंटरव्यू अभी नशर हुआ नहीं है, हम्म। हमें मदरजात का पता नहीं है, तो हम उस पे ये प्राइम टाइम टीवी का इतना कीमती वक्त जो है ये क्यों जाया कर रहे हैं। हम्म। तो हो जाएगा तो फिर उस पे मेरा ख्याल है तबसरा किया जा सकता है। इस तरह एक और इंटरव्यू भी था, वो तो गिरावट का एक और नया मायार था जो हाँ, 2 दिन से बिल्कुल चल रहा है। तो बिल्कुल। इस किस्म से तो मेरा ख्याल है किसी भी बाशऊर, किसी भी बाज़मीर सहाफ़ी को ज़ेब ही नहीं देता, ना ही कोई बाज़मीर सहाफ़ी इस किस्म का काम करेगा। इस नौयत के इंटरव्यू जो चले हुए हैं, फारूक हबीब का भी हुआ और हम्म। वो दूसरे 2-3 और लोग थे उनके भी हुए। तो बाकी जो साइफर वाला मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अब वजाहत तलब कर ली है हम्म। कि इसको आपने साइफर के मामले में क्यों रखा हुआ है, बंद क्यों किया हुआ है। अभी जब जी। तक सजा नहीं हुई उस वक्त तक अभी तो फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई, तो उसमें बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में अभी आके ये तय होगा कि आखिर इसमें है क्या। हम्म। क्योंकि जब ओपन कोर्ट में साइफर के हवाले से बातचीत आएगी तो फिर न सिर्फ इमरान खान की पूरी काबीना को बंद करना पड़ेगा, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी बंद करना पड़ेगा। हम्म। जब कमर जावेद बाजवा की भी सुनवाई की भी फिर उनसे भी गुफ्तगू शुनीद होगी, आईएसआई के साबिक सरबरा फैज हमीद से भी पूछगछ होगी। हम्म। तो इससे मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने ये कैसा एक तौक है जो उन्होंने इमरान खान के गले के गिर्द डालने की कोशिश की है। हम्म। और जिससे अगर फंसना हुआ तो फिर उसूलन सबको फंसना चाहिए। वो अलग बात है कि यहाँ तो अब चूंकि निशाने पे सिर्फ एक शख्स है, तो उसूल उसूल तो मेरा ख्याल है कवानीन और ज़वाबित उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन एक बड़ी ही, मैं समझता हूँ, इंतहाई गिरे हुए मायार की इस वक्त गुफ्तगू चल रही है हमारे ज़राए इब्लाग में, और इस पे हम जितना भी अफसोस करें उतना ही कम है। बात अब सहाफत की नहीं रही है, बात अब कानून की नहीं है, बात में इंतकाम की है। बात इंतकाम के। बिलावल साहब ने भी कुछ ऐसी बात की, और वो जो आपने कहा कि क्यों हम इंटरव्यू पे उस एक कयास आराइयों पे प्राइम टाइम का वक्त खर्च कर रहे हैं, उसकी भी शायद वजह यही है। आपने खुद एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज गिनवा दिए, तो आपको बईद नहीं है कि वो इंटरव्यू भी आ जाना है, और जिस तरह से बताया जा रहा है शायद वैसे ही आएगा। शहवानी साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। साइफर का सारा मामला, ये जो एक इंटरव्यूज का सिलसिला है, ये जो बात अभी गुल साहब ने आखिर में कही कि ऐसा लगता है कि एक ही शख्स को शायद निशाने पर रखने की या इंतकाम की कोशिश है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आज तो बिलावल साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कहा जी 16 महीने हुकूमत ने कारकर्दगी पर तो गौर ही नहीं किया, वो एक शख्स को जो इंतकाम का निशाना बनाने पर उनकी सारी तवज्जो मरकूज थी। जी, अब बिलावल साहब भी यही कर रहे हैं, वो भी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं अपने 16 महीने जो उनके साथी रहे, जो दोस्त रहे, जो एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहे। चूँकि पीपल्स पार्टी को केयर टेकर गवर्नमेंट में अपने लिए स्पेस नज़र नहीं आया, और बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि नेक्स्ट गवर्नमेंट में पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी और पीपल्स पार्टी का शेयर ज़्यादा होगा। अब शायद उनको ये लगने लगा है कि उनका शेयर कम होगा, तो अब वो भी वही कर रहे हैं। और ये हमारे मुल्क में हिस्ट्री रही है, जिसके हाथ में डंडा है, इख्तिदार आया है, वो दूसरे पार्टी को, चाहे उसके साबिक इत्यादी रहे हैं या उसके मुखालिफिन रहे हैं, उनके खिलाफ इंतकाम का उसको निशाना बनाते रहे हैं। और जहाँ तक गिरावट की बात है, डी वैल्यूज़ की बात है, तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स, बीबी शहीद के वो जो पोस्टर्स जो फेंकते रहे हैं, वो भी हमारे तारीख का हिस्सा है। शेख रशीद साहब जो है, जब PMLN में हुआ करते थे, जो लब लहजा बीबी शहीद के बारे में, सर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। होता है, माजी में बहुत गलतियां हुई, लेकिन जो कुछ माजी में गलत होता रहा आगे भी गलत करते रहेंगे। अब हम किस सदी में है सर? दुनिया कहाँ जा रही है? और हम जो है वो ठीक तो ऐसा ही होगा कि आप जो वैल्यूज हैं, जो मयार हैं, उनको प्रमोट करें। मतलब ये कौन सा वैल्यू है कि 16 महीने आप इत्यादि रहे, दोस्त रहे? मैं बिलावल साहब की बात नहीं कर रहा, सब एक दूसरे के बारे में जो इत्यादि, मौलाना साहब वो पीपल्स पार्टी को अतफ तनकीद बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी और MQM 16 महीने इत्यादि थे, एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब बिलावल साहब को पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने करार दिया, आज उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। वो तो बिलावल ने भी कहा, उन्होंने कहा जी सिंध को शहबाज पीठ की जरूरत है। आज वो लेकिन वो जरूरियात अब बदल गए, और अवाम की खातिर वो नहीं बदले, अवाम के मुफाद में नहीं बदले, पॉलिटिकल वर्कर्स के भी मुफाद में नहीं बदले।
जो जैसे मलिक रियाज का आपने जिक्र किया, वो बिजनेस टाइकून है, तो ये पॉलिटिकल टाइकून्स हैं। और पॉलिटिकल टाइकून्स को अपने मुफादात जब मुतसादम दिखाई देते हैं तो फिर न वो वैल्यूज़ का ख्याल करते हैं, न किसी डेमोक्रेसी का ख्याल करते हैं। बुनियादी तौर पर जो आप बात करें कि अपने इक़्तिदार को जहां से भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, उसी को बस प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तवालत देने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लगारी साहब की जो बिलावल बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि एक सियासी जमात जो कि मुखालिफ जमात थी, उसको बस इंतकाम का निशाना बनाने पर सारी तवज्जो थी, काम तो कोई नहीं किया। तो बिलावल साहब क्या कर रहे थे सर उस वक्त जब उनको नजर आ रहा था कि हुकूमत तो परफॉर्म नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी का क्लेम यह कि हम तो आए मुल्क को माशी बहरान से निकालने थे। जब नहीं निकल रहा था मुल्क माशी बहरान से और एक ही शख्स को टारगेट करने पर फोकस था, उस वक्त क्यों नहीं बोले? या उस वक्त वजारत खजाना को, खारजा को एंजॉय करना था उन्होंने? एक तो जाहिर है वो वजीर खारजा थे, तो वजीर खारजा होते हुए वजारत खारजा को देख रहे थे, और कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं देख रहे थे, और बहुत सी चीज़ें बहुत लोग और भी नहीं देख रहे थे। और जो कुछ होता रहा है वो ठीक नहीं था। माजी हमारा बहुत बुरा है। ये 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी भी सवाल निशान है बहुत बड़ा, और जो कुछ दूसरी तरफ से होता रहा वो भी बहुत बड़ा सवाल निशान है। जिस तरह से साबिक वजीर आजम और PTI के चेयरमैन ने जो तर्ज़-ए-अमल अख्तियार किया कि जेब से कागज निकाला और लहराना शुरू कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा नहीं होता है कि आप इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में ऐसा तर्ज़-ए-अमल अख्तियार करें। फिर जिस तरह से रजीम चेंज का लफ्ज़, फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का लफ्ज़, अब ओन करें ना उसको, कहे कि जी ठीक है मैं इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहा था और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जितनी अमेरिका भेज रहा था, डोनाल्ड लू का नाम ले रहे थे, तो डोनाल्ड लू को ओन करें ना कि डोनाल्ड लू के बारे में मैंने सारी बातें की थी। ये ओन करें कि जनाब उनकी जो हमारे वहाँ पर जो मंदूब थे, जो हमारे वहाँ पर नुमाइंदे थे पाकिस्तान के, उनके साथ डोनाल्ड लू ने बात की थी और क्या बातें की थी, वो सारी की सारी बातें ओन करें ना। वो साइबर को ओन करें कि जी हाँ मैं उस साइबर के बारे में, और इन काबीना में डिस्कस किया, वो डिफेंस कमेटी में डिस्कस किया, ये सारा कुछ होता रहा है। अगर सर, उनका तो जो मामला था, उनका मामला तो सर जाहिर है होता रहा, लेकिन बिलावल ने भी उनको सिलेक्टेड कहा था। आज बिलावल पर, पीपल्स पार्टी पर ये तनकीद हो रही है कि वो खुद को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जलसो जुलूस में खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं और किसी और को लाडला डिक्लेयर करें क्योंकि वो खुद लाडला बनना चाहते हैं। ये भी है, ये भी एक नुक्ता नजर है, और ये मजबूत नुक्ता नजर है कि जनाब आप ये लबोलजा क्या अख्तियार कर रहे हैं, बल्कि इशारे क्यों कर रहे हैं कि जनाब वो मुझे भूल गए, आप मुझे भूल गए, मुझे आपने बुला दिया, नजरअंदाज कर दिया। इस तरह के इशारे करने का क्या है? ये क्या बात है कि सियासतदानों का ये तर्ज-ए-अमल हो कि हाँ जी मेरा तो दिल आपके साथ है और मेरी जो रूह है वो पलंग के नीचे है और मैं कुर्बान उस पर जाऊं जो दूर बेर के दरख्त के नीचे खांस रहा है। ये क्या बात हुई? 3-3 आपने दोस्तियां पार रखी हैं और तन को सबको निपटाते फिर रहे हैं, ये कौन सा तरीक़ाकार है? आप उधर भी देखते हैं, दाएं भी देखते हैं, बाएं भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, हर तरफ को इशारे करते हैं। तो ये सियासी अमल नहीं होना चाहिए। आपको एक स्टैंड लेकर अपने प्रोग्राम के साथ आना चाहिए। अच्छी बातें हैं, 2-3 बातें उन्होंने की हैं कि हम यहाँ भी ऐसा हॉस्पिटल्स के नेटवर्क बनाना चाहते हैं। देखिए सिंध की हद तक बहुत सी चीजें होती रही हैं, बहुत सी बातें भी होती रही हैं और उनके बारे में बहुत कुछ कहा भी जाता रहा है, लेकिन सिंध में आप आ जाएं तो हमें कम से कम हेल्थ सेक्टर का मालूम है। हेल्थ सेक्टर अच्छा लगाई साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, आपको इंटरप्ट करूंगी। ब्रेक से वापस आते हैं तो सिंध के ऊपर भी तफसील से बात करेंगे क्योंकि जाहिर है वहां पर भी इस वक्त जो जोड़ तोड़ हो रहा है, जिस तरह से इत्तेहाद बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंडिंग आप देखते हैं, इस पर भी बात करूंगी। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मुल्क में इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात करें। इम्तियाज़ गुल साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त तर्ज सियासत है, बिलावल साहब जिस तरह की तकारीर कर रहे हैं, जिस तरीके के हमले कर रहे हैं वो बाकी सभी सियासी जमातों पर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और रीड करते हैं? और फिर ये जो बिलावल साहब ने एक नई बात कहना शुरू कर दी कि जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, इस आइडिया को कैसे देखते हैं? मतलब नई लीडरशिप को आगे आना अच्छी बात होती है, लेकिन पुरानी को ऑल टुगेदर डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फिर उन्हें अपनी जमात से नहीं उसका आगाज करना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि वो अपने वालिद साहब को कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप साइड पे हो जाएं, तो उसके बाद कह रहे होंगे नवाज शहबाज शरीफ को, परवेज रशीद को, रजा रब्बानी साहब को, फरतुल्लाह बाबर साहब को। मेरा ख्याल है इन सबको कह रहे हैं कि अब आप लोग बैक सीट ले लें, ये आपके बस की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या वो अपने वालिद मोहतरम को पसे पर्दा ये जो दूसरी जमातों के साथ लेन देन जो व्हीलिंग डीलिंग होती है उससे रोक सकेंगे, और क्या
जरदारी साहब खुद मना हो जाएंगे। वैसे इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि जरदारी साहब सबसे यंगर पॉलिटिशियन है आउट ऑफ द लॉट, वो 70 साल से कम है। अभी बिलावल ने 70 साल से ज्यादा लोगों की बात की है। ये वैसे देखें जी, बिलावल साहब जो मर्जी कहें, बात ये है वो भी एक तजादात का एक मजमुआ है। हाँ। यानी 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबा सिंध में रही, उस दौरान उनको कम से कम 5,500 अरब रुपए सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी सालाना जो तरक्याती प्रोग्राम है उसकी मद में मिले, 5,500 अरब। और उसके बावजूद जब उसने ये कहा कि हमें तो सिंध के लिए भी शाहबाज स्पीड चाहिए, तो इससे बड़ा ताजियाना पीपल्स पार्टी के लिए नहीं हो सकता था कि अपनी जमात को वो बुनियादी तौर पे कंडेम कर रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन हुई, यहाँ पे काम नहीं हुए, स्लो हुआ, लिहाजा हमें शाहबाज शरीफ चाहिए। लेकिन अब जब उनको पता या आइडिया हो गया कि मरकज में उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो क्या लोग बेवकूफ हैं? उनको समझ नहीं आती कि कल तक ये 8-9 अगस्त तक ये क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। और ये इनको खुद थोड़ा सा समझना चाहिए कि जितने भी इस वक्त पब्लिक ओपिनियन पोल्स हुए हैं, सर्वे हुए हैं, पीपल्स पार्टी को 1-2-3% से ज्यादा उसमें वोट नहीं मिले। भले आपने 50 लोगों से पूछा, 500 से पूछा, 1 लाख से पूछा, उसमें मुस्लिम लीग को 10 से 15% या बहुत हुआ तो 20% लोगों ने फेवर किया। बाकी सारा वोट या बाकी सारी राय तो एक पार्टी की लेकिन इसमें गुल साहब एक जरूर इजाफा कीजिएगा, ये जो बात अभी आप कर रहे हैं कि डिसोन किया बिलावल ने सारी जो थी कारकर्दगी, जब कहा कि शहबाज स्पीड की जरूरत है सिंध के अंदर, तो ये तो आपको नहीं लगता कि ये जो वक्त की जरूरत के हिसाब से ये स्टेटमेंट्स आती हैं? शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि नवीद कमर मुझे दे दें, तो क्या उन्होंने डार साहब की कारकर्दगी को डिसोन कर दिया? अब बात यह है कि ये इस वक्त मीडिया ऑप्टिक्स के लिए उस वक्त वो सूट करता था, आज ये सूट करता है, तो क्या आप समझते हैं कि इस बात से कोई बईद नहीं कि कुछ दिनों के बाद ये दोबारा इकट्ठे होंगे, फिर तारीफें कर रहे होंगे एक दूसरे की? ये जब इकट्ठे भी हुए थे उस वक्त भी पता था कि ये अपनी जरूरतों के तहत, मसलियतों के तहत इकट्ठे हुए हैं। आइंदा हुआ तो वो भी अपनी जरूरतें और मसलियतें इनके आड़े आके वो इनको इकट्ठा कर देंगे। लेकिन क्या इस मुल्क के 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम की अक्सरियत इतनी ही बेवकूफ है जितनी ये समझते हैं? क्या 4 महीने पहले कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो खुदा के लिए इनको चाहिए कि अपने जब ये बोल रहे होते थोड़ा सा तोल के बोले कि लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनके हाथों में एनालिसिस है। पीपल्स पार्टी का जो कंडक्ट है ना, उसके ऊपर हम मुसलसल सवाल शायद इसलिए जरूरत पड़ी है शहवानी साहब करने की कि एक तो जलसे बहुत ज्यादा इस वक्त पीपल्स पार्टी के हम देखने हो रहे हैं, बिलावल तकरीबन रोज कहीं ना कहीं बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है इस वक्त एक सोलो फ्लाइट के मोड में है। बाकी जमातें जैसे इलेक्शन से पहले इंतखाबी तोड़ जोड़, सियासी तोड़ जोड़ सब कर रही होती है, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट है या पीपल्स पार्टी ने राइटिंग ऑन द वॉल देख ली है, उनको समझ में आ गया, क्या मामला है? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी को एक बात का अफसोस है कि मुल्की सतह की जमात हुआ करती थी और सिंध तक महदूद होकर रह गई है, और वो जो है जहां मौका मिलता है बड़े एहतियात में शामिल होकर अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश करता है। जैसे पीडीएम में शुरू में शामिल हुए, जब उन्हें लगा कि पीडीएम के साथ चलते हुए उनका जो वजूद है वो नॉन एग्जिस्टेंट होता जा रहा है और उनकी जो अपनी एक अलग करैक्टरिस्टिक है वो गायब होता जा रहा है, तो आपको याद होगा उन्होंने पीडीएम छोड़ दिया। फिर बाद में मौलाना फजल रहमान ने यह गिला किया कि पीपल्स पार्टी ने हमारे पीठ में जो है चुरा गोंपा, और फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद का माहौल बनना शुरू हुआ तो फिर ये पीडीएम के साथ इकट्ठे हुए, और फिर जब गवर्नमेंट बनी प्रीवियस 16 महीनों की, वहां पर फिर इकट्ठे हो गए। मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ शहबानी साहब कि पीपल्स पार्टी हमेशा ये क्लेम करती रही कि मफाहिमत तो हमसे अच्छी, हम तो हमेशा मफाहिमत चाहते हैं। अब नून लीग भी कहती है मिलकर बैठने की जरूरत है, एमक्यूएम कह रही है, इवन पीटीआई ने कह दिया, कल मौलाना ने कह दिया कि अगर कोई इस तरह का मामला हो सकता है कि हमको इत्तेहाद कर लें तो हमें कोई एतराज नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बैठने की। एक पीपल्स पार्टी राजी नहीं है, क्यों? पीपल्स पार्टी को अभी इन पर ट्रस्ट नहीं रहा। पीडीएम में भी साथ चले, पिछले गवर्नमेंट में भी साथ चले, और अब इन 2 महीनों में काफी डिस्टेंस उनके बीच में आ गया। पीपल्स पार्टी को यह लगता है कि पीएमएल-एन जो है जैसे 96-97 में 2/3 मेजॉरिटी उनको हासिल हुई थी, या फिर अब सिंपल मेजॉरिटी हासिल करना चाहते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी को जो है वो अपोजिशन में धकेलना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी को अब उन पर भरोसा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अपने तौर पे वो मुल्की सतह की जमात बनने के लिए वो जलसे करे, जुलूस, और अपना
सोलो फ्लाइट का उनका मकसद ये है कि उनका बयानिया नरेटिव वो दूसरों से डिफरेंट हो। अब ये जो कह रहे हैं कि पुराने सियासतदान जो है बिलावल साहब के और उनके बिलावल साहब के अलावा सारे ही पुराने सियासतदान हैं, और उन सबको इसलिए वो टारगेट कर रहा है कि अपने आप को एज ए यंग लीडर जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए पाकिस्तान के आवाम के सामने, यूथ के सामने। पहले पीटीआई जो है यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए वो यही कार्ड खेला करती थी। अब बिलावल को ये लगता है कि ये बड़ा वायबल एक कार्ड है। पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा जो आबादी है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो उस टारगेट को जो है उस ऑडियंस को टारगेट करते हुए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है। वो उनकी कोशिश है, उनका राइट भी बनता है वो बड़े करें, उसमें उनका खराबी भी नहीं है। खैर कैंपेन में सभी लोग, लेकिन एक चीज मैं आपको याश्विन सिर्फ इजाफा करता चलूं, देखिए जो पुराने सियासतदान हैं, यहां पर पीएमएलएन नवाज शरीफ का नाम है, पीपल्स पार्टी जो है आज भी बिलावल से ज्यादा जरदारी साहब का नाम है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम वो पुराना है या नया है, नौजवान है या बुजुर्ग है, मौलाना फजल रहमान साहब का ही नाम है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन किस स्टेज के हैं, मोदी किस स्टेज के हैं। तो मेरे ख्याल में वो ये ना कहें कि पुराने सियासतदानों को सबको आप माइनस करके मेरे लिए जो है लेवल मुझे इजाजत देंगे, मैं जरा लगारी साहब को शामिल कर लूं, फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा। लगारी साहब, पीपल्स पार्टी की सियासत, बिलावल साहब जो जलसों से खिताब कर रहे हैं, उनका जो एक बात करने का अंदाज है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और रीड करें? आपको पीपल्स पार्टी कहीं क्या मतलब उनकी सियासत क्या समझ आ रही है? वो सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं, वो आपको कॉर्नर्ड दिखाई दे रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस भी सर कुछ लिमिटेड नहीं है। केपीके में उनके पास इत्तेहाद के लिए क्या ऑप्शन है? जेयूआई के खिलाफ पंजाब में उनके पास क्या ऑप्शन है? नून लीग के खिलाफ ऑप्शन भी उनकी महदूद नहीं है सर। एक तो ये है कि तमाम अजला, तमाम सूबे जो हैं ये इनमें मैंडेट बिखरा हुआ है। इनमें किसी एक पार्टी के पास ऐसी सूरत हाल नहीं है कि पंजाब को फतह कर सके या खैबर पख्तूनख्वा को फतह करे। सब पार्टियां अपना अपना जोर लगाएंगी और सब पार्टियों का ये मुनकसिम नतीजा आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी। अगर पीटीआई के बारे में तसव्वुर भी करें कि जनाब वो हो सकती है, उसकी पॉपुलरिटी है, तो उसके पास कैंडिडेट ही नहीं है ना। वो कहें जी खंबा खड़ा करने, खंबे के पास नहीं होगा कि वो आज के वोटर को उठाकर वो पहुंचाए पोलिंग स्टेशन पर। ये सब कुछ नहीं होता है। अच्छा जी, हमारे वोटर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाते हैं ना। ये सारी सूरत हमने देखी है। हमने पिछले 50 साल में, 53 साल में होने वाले तमाम इंतखाबात में हमने देखा है कि इंतखाबात की टेंडेंसी क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है। तो इसके बारे में हमें तसव्वुर मौजूद है, तो सारे के सारे ख्यालात किस तरह से रिजल्ट बनते हैं, किस तरह से रिजल्ट बनाए जाते हैं, ये भी सारा हमारे सामने है। तो बिलावल साहब अपने लिए कोई स्पेस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब के अंदर। सिंध के बारे में आप भूल जाएं, ये पीएमएलएन, एमक्यूएम, जीडीए, तारीख इंसाफ और पार्टियां सारी की सारी मिल मिलाकर कोई एक मुत्तफिका वो भी नहीं, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं होंगे। मैं यहाँ से चलता हूँ, आप कराची को तो हम बाद में बात करते हैं। ठट्ठर में कोई उम्मीदवार नहीं है किसी के पास। ठट्ठर से आगे निकले सजावल में कोई उम्मीदवार नहीं है, टंडो मोहम्मद खान में कोई उम्मीदवार नहीं है, बदीन में कोई नहीं है, डोरेजाल में कोई नहीं है, मिट्टी में कोई नहीं है, मिट्टी से आगे उमरकोट में कोई नहीं है, मीरपुर खास में कोई नहीं है, खैरपुर में कोई नहीं है, नवाबशाह में कोई नहीं है, सखर में कोई नहीं है, इसी तरह घोटकी में कोई नहीं है। ऊपर आ जाए दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर कश्मीर कंदकोर में कोई नहीं है, जैकोबाद में कोई नहीं है, शिकार में कोई नहीं है, लाड़काना में कोई नहीं है, क्या पता कैंडिडेट्स आ जाएं, वो तो कह रहे हैं, दादू में कोई नहीं है। मैं एक एक जिले के एक एक हलके के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास, कहां से लेकर आएंगे, किसके पास? पीटीआई के सदर जो है वो शामिल हो गए थे बहुत पहले। पीटीआई के सदर सूबाई वो शामिल हो गए थे पीपल्स पार्टी के अंदर। 2 उम्मीदवार बाकी बचे थे कि जिनके बारे में था कि वो मुकाबला करके जीतने की पोजीशन में है। एक गौतम महार थे, वो भी पिछले महीने शामिल हुए हैं, और अली गौहर महार जो है वो भी पिछले महीने शामिल हुए हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो सर एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जो एमक्यूएम पीएमएलएन की का एक अलायंस है, एक इत्तेहाद हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची सिंध की सूरत हाल के हवाले से, और नज़ीर लगारी साहब कह रहे थे कि कोई इंटीरियर सिंध के अंदर मुकाबला जो है वो नहीं दे सकता शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लगारी साहब आप कह रहे थे कैंडिडेट्स ही नहीं है, ये बहुत सारे हल्के, आपने तो बहुत सारे हल्के गिनवा दिए। मुझे सिर्फ थोड़ा सा कराची का अगर एक्सप्लेन कर दीजिए, एमक्यूएम और नून लीग का इत्तेहाद कराची में कितना नुकसान होगा? कराची तो वैसे भी कहा जाता है कि टेक्निकली है तो एमक्यूएम का ही होता है, पीपल्स पार्टी का तो उस तरह नहीं होल्ड वहां पर। देखें, अब ये बातें तो सोशल मीडिया में जाकर देखें ना। हाँ।
जो जिसने कहा कि बाईकाट करना है, कोई वोट डालने ना जाए, तो एमक्यूएम को 2000 वोट पड़े थे। फिर क्या करेंगे आप? वो तो नहीं, अगर उन्होंने, और अगर नहीं, यकीनन वो बाईकाट की तरफ जाएंगे। उनके तो अभी जो ट्वीट चल रहे हैं, वो तो जो एमक्यूएम लंदन है वो तो कहेगी कि जनाब ना जाएं वोट डालने के लिए, तो लोग नहीं जाएंगे वोट डालने के लिए। और वो एक पेपर नहीं है इनके साथ। और ये जो मेरे मोहतरम जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, वो इतना वोट बैंक उनका नहीं है। और खुद पीएमएलएन का क्या है, कराची में कौन सा कारनामा वो अंजाम दे लेंगे? बल्दिया टाउन की सीट पर जहां फैसल वाडा जीता था, जिसके बाद जो है वो मंदोखेल आ गई थी, तो उसमें तो उनका शेर नहीं निकला था। उन्होंने तो बड़े पहले शहबाज शरीफ आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके बाद जो है मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, दोनों हारे हैं, दोनों हारे। और इसके बाद जो है और कौन सा ऐसा हलका है जो पीएमएलएन वहां से निकाल सकती है? पूरे स्ट्रेंथ के अंदर कोई एक हलका। ठीक है, कराची में इनको 4 सीटें मिली थी अच्छे हालात में, अब तो बुरे हालात आ रहे हैं, उसको क्या मिलेगा? जमात वैसे भी सर ये दोनों जमातें एक दूसरे के लिए, बल्कि शिवानी साहब से इस पे कमेंट ले लेती हूँ कि एक दूसरे के लिए वोट कैसे मांगेंगी शिवानी साहब? सबसे बड़ा ऑपरेशन, बल्कि 2 बड़े ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ नवाज शरीफ साहब के दौर में, पीएमएलएन के दौर में, वो तो एमक्यूएम किस मुंह से जाएगी और कहेगी कि हमने इनसे इत्तेहाद कर लिया है, हमें वोट डाल दीजिए? पीएमएलएन भी ऑन द कॉन्ट्ररी किस मुंह से जाएगी? क्योंकि इसी जमात को दहशतगर्द जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से डिक्लेयर किया जाता रहा, आज जो है वो हाथ में ला लिए हैं इन्होंने। देखिए, एमक्यूएम के मुंह में जो अच्छा लुकमा डालेगा वो उसी के पास जाएंगे, और जब लुकमा मुंह में होता है तो फिर आवाज़ नहीं निकलती, यस कहना पड़ता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे, उनके साथ फिर उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी इकट्ठे रहे, फिर एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। पीएमएलएन जैसे आपने खुद जिक्र किया, इनकी मुखालिफत रही, फिर इकट्ठे हुए। अब जो है वापस पीएमएलएन, चूंकि उनको लगने लगा है कि नेक्स्ट फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पीएमएलएन की हो सकती है, तो अभी से उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाना शुरू कर दिया है और यही कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक अभी स्ट्रेटजी ये नज़र आती है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मजबूत अपोजिशन वहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि पीपल्स पार्टी की अगर गवर्नमेंट भी सिंध में होती है और फेडरल गवर्नमेंट में या फिर नेशनल असेंबली में उसका काफ़ी साइजेबल स्ट्रेंथ आ भी जाता है, कंट्रोल तो किया जा उनको कंट्रोल किया जा सके और उनको सिंध तक इतना कंटेन कर दिया जाए कि वो वफाक में बेहतर अपोजिशन के अंदर पोजीशन में आके भी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर सके। तो ये एक स्ट्रेटजी नजर आती है। अच्छा, नून लीग की स्ट्रेटजी आपको, क्योंकि आपका तो खैर बलूचिस्तान पे ग्रिप भी बहुत है, बलूचिस्तान के अंदर क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है? जिन जाम कमाल साहब की वजह से हुकूमत गई और वो उनके चीफ मिनिस्टर की जगह खुद चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए, वो बाप जिसके लिए मरीम नवाज साहिबा जो कुछ कहती रही, हम सबको पता है कि बाप बाप के इशारे के बगैर कुछ नहीं करती, आज उन्हीं सब लोगों को जो है वो अपनी जमात में शामिल कर लिया। यह हैरत की बात है। और आज से 10 दिन पहले तक पीएमएलएन के पास एक काउंसलर की सीट भी नहीं थी। अभी कोई 15 प्रीवियस जो एमपीएज और एमएनएज हैं वो उनकी जमात में शामिल हो गए हैं। 10 दिन पहले तक पीएमएलएन में कोई शामिल होने को तैयार नहीं था। आज इस वक्त बलूचिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट जमात तो वो बन गई है। और चूंकि बलूचिस्तान में, बल्कि हमारे मुल्क में मोस्टली जो इलेक्टेबल्स है उनका एक रोल है, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान को आप डिवाइड करें पॉलिटिकल पॉकेट्स और इलेक्टेबल्स, ज़्यादा जो है जो इलेक्टेबल्स हैं जो अपने तौर पे सीट जीतते हैं, वो कोई भी टिकट हो, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हो, वो अपनी नशिस्तें जीत जाते हैं। और उन इलेक्टेबल्स को बाहर सूरत उनका रिश्ता जो है फिश एंड वाटर का है कि हुकूमत के बगैर, इक़्तिदार के बगैर वो नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। फिर अपने जो वर्कर तो ये वही वाले हैं फिश एंड वाटर वाले जो गए हैं नून लीग। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इक़्तिदार की हवा देखकर? जी, इक़्तिदार का चूंकि एक उनको महसूस होना शुरू हो गया, जब मियाँ साहब वापस आ गए तो नेक्स्ट गवर्नमेंट उनकी हो सकती है। यही एक बुनियाद है कि जिसके बिना पे उन्होंने पीएमएलएन ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले ये भी होता रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो जीतते आए हैं उसके बाद वो मरकज की तरफ देखते रहे हैं। मरकज में जिस जमात की गवर्नमेंट बनी है उसमें शामिल हुए हैं, छोटी छोटी पार्टियां उसकी इत्यादि। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना थोड़ा लगाई साहब, सर आप किस तरह से देखते हैं ये जो बलूचिस्तान वाला सारा मामला है उसको भी, और ये जो अभी एक बात शिवानी साहब कराची के हवाले से कर रहे थे, ये जो लाडले का फिर तासुर है पीएमएलएन के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए जो बिलावल कह रहे हैं, फिर आप इसको समझते हैं कि दुरुस्त है? नहीं, मुझे पहले पोजीशन का पता चलना चाहिए। मेरे भाई जो हैं लियाकत शाहवानी, इस वक्त वो खुद कहाँ किस पोजीशन में है, क्योंकि ये तर्जुमान रहे हैं जाम कमाल साहब के, और उसके अलावा वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे हैं। उनकी हैसियत जो है सूबाई वजीर के बराबर रही है और हमारे लिए बहुत मोहतरम है, मेरे लिए तो ज़ाती दोस्त हैं।
लेकिन इनकी अपनी क्या पोजीशन है, क्योंकि वो शामिल होने वालों में शामिल हैं कि नहीं है। और देखिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो जिस तरह बनी थी, वो लगारी साहब, याशफीन ने शुरू में जो है इंट्रो में वजाहत कर दिया ना, लियाकत शाहवानी तज्जियाकार क्या है उन्होंने। हाँ, अब वो सियासत उन्होंने कह रहे हैं जी सियासत से अलग ही हो गई है, इसलिए हम जो फिर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इन ब्लॉक नहीं शामिल हुई है। बहुत से लोग हैं जो बाहर रह गए हैं और जो उनके साथ नहीं गए हैं। हाँ। अभी तक पोजीशन वाज़ेह नहीं है कि चूंकि उनमें बड़े लोगों में जो शामिल हुए थे उनमें जाम कमाल साहब थे एक बड़ी शख्सियत, लेकिन उसके अलावा अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, वो साबिक चीफ मिनिस्टर, वो भी एक काबिल ज़िक्र शख्सियत हैं। और उनके अलावा ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवारुल हक काकड़, ये एक अहम शख्सियत है। जाहिर है वो अब है नहीं। वैसे मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद जरूर इस पे बात करती। लेकिन काकड़ साहब के हवाले से तो ये खबरें थी कि वो ज्वाइन करने वाले थे नून लीग, लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है ये ओहदा आ गया और फिर वो नहीं वो अनाउंसमेंट कर सके। तो शायद वो वाली बल्कि 2-3 ऐसी शख्सियात जो कि उनकी वजह से फिलहाल रुक गई हैं, तो वो तो अब देखते हैं कि जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट जाती है तो उसके बाद का मामला क्या होता है। आपका बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब, आपके वक्त के लिए। इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद थे, उनके शुक्रगुजार हैं। लियाकत शहवानी साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।